Hello, dear students. Good morning. Myself, Kehar Singh Bains, lecturer Political Science, Government Model Senior Secondary School, Behdala, District Una. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Today, we will talk about chapter number 20, Constitution as a Living Document. संविधान एक जीवंत दस्तावेज के रूप में. Our topic for today is what changes have been brought in the Constitution after the making of the Constitution. संविधान के लागू होने के पश्चात इसमें किस प्रकार के परिवर्तन किए गए हैं अथवा संविधान के द्वारा सामाजिक परिदृश्य में कैसे परिवर्तन लाया गया है. आज के इस विषय के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लें कि संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा गया है तो इसका क्या अर्थ है. जीवंत चीज़ जो है वो कौन सी होती है. लिविंग थिंग हम किसे कहते हैं? जो ग्रो करती है, जिसका लगातार विकास होता रहता है, जिसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं. तो भारत का संविधान भी एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है. ये संविधान ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से स्थिर है, बल्कि ये गतिशील है. इसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है. हम जानते हैं कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन उसके पश्चात अब तक हमारे इस संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए जा चुके हैं. इन परिवर्तनों के माध्यम से हमारे भारत में बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संभव हो पाए हैं. हमारे संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन करने की विधि बताई गई है कि संविधान में हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं. आर्टिकल 368 में इसका जिक्र किया गया है. अब तक हमारे संविधान में लगभग 104 संशोधन जो है वो किए जा चुके हैं. तो इन संवैधानिक संशोधनों के द्वारा संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिनके फलस्वरूप भारत में विशाल स्तर पर सामाजिक परिवर्तन संभव हो पाए हैं. आज हम इन परिवर्तनों के बारे में ही बात करेंगे, इन संशोधनों के बारे में बात करेंगे. संविधान में समय समय पर जो परिवर्तन किए गए हैं वो परिवर्तन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में कैसे सहायक सिद्ध हुए हैं, किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव किया है. तो आज के इस विषय में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन जो है वो हमारे संविधान में किए गए हैं और इन परिवर्तनों के माध्यम से किस प्रकार का बदलाव जो है वो हमें देखने को मिला है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. पहला संवैधानिक संशोधन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन 1951 में ही संविधान में पहला संशोधन किया गया था. जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी. इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य को यह शक्ति दी गई थी कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर सकता है. कहने का मतलब कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जो वर्ग थे, अनुसूचित जातियां, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके कल्याण के लिए राज्य विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं कर सकते थे. ऐसी व्यवस्था इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई. इस व्यवस्था के आधार पर ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इन वर्गों के लिए विशेष रियायतें दी, इन वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दी. साथ ही इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में
9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। जब संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन पहले ही संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक अन्य अनुसूची 9th शेड्यूल, इसको संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में क्या व्यवस्था की गई थी? संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि जो कानून 9th शेड्यूल में संसद द्वारा सम्मिलित किए जाएंगे वे न्यायालयों के न्यायिक पुनर्निरीक्षण के क्षेत्र से बाहर होंगे। संसद जिन कानूनों को इस अनुसूची में डाल देगी, ऐसे कानून न्यायालय के जुडिशियल रिव्यू के क्षेत्राधिकार से बाहर होंगे। उन्हें न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा किस लिए किया गया था? क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जो जमींदारी प्रथा चल रही थी, ये जमींदारी प्रथा के अंतर्गत श्रमिकों का और छोटे किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था उनको, और कुछ लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे वही केवल जो लाभ उठाते थे, मेहनत किसान करते थे, छोटे श्रमिक करते थे, लेबर क्लास करती थी, लेकिन उसका फ़ायदा जो था वो जमींदार उठाते थे। जमींदारों की ज़मीन के ऊपर जो कृषक या जो श्रमिक वर्ग जो काम करते थे, उनकी मेहनत से जो कमाई होती थी या जो लाभ होता था वो सारा का सारा इन पूंजीपतियों के हाथों में, लैंडलॉर्ड्स के हाथों में चला जाता था। तो इसलिए इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए, इस जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए संविधान में ये 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था, ताकि जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा, ताकि उन्हें न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके, ताकि उन्हें न्यायालयों के न्यायिक पुनर्निरीक्षण से बाहर किया जा सके। नेक्स्ट है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में किया गया था। यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण संशोधन था, क्योंकि 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ केस की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं कर सकती है। कहने का मतलब कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया यह निर्णय सामाजिक परिवर्तन के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन गया था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में शामिल था, जिसकी वजह से संपत्ति के अधिकार में परिवर्तन किए बिना भारत सरकार के लिए समाज के समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना की दिशा में काम करना असंभव हो गया था। कहने का मतलब कि अगर हम सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अगर किसी की ज़मीन को भी अगर हम एक्वायर करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने रोड बनाना है, अगर हमने कोई इंडस्ट्री लगानी है, अगर हमने कोई रेलवे लाइन बिछानी है, अगर कोई एयरपोर्ट बनाना है, तो इन सब के लिए ज़मीन की ज़रूरत होगी। सरकार को ज़मीन को एक्वायर करना पड़ेगा, लोगों से ज़मीन लेनी पड़ेगी। तो लेकिन जब सरकार कोई इस तरह का काम करेगी, जनरल वेलफेयर का कोई काम करेगी, समाजवादी समाज की स्थापना के लिए अगर कदम उठाएगी, तो वो इसके लिए जो बनाया गया कानून होगा वो इस आधार पर उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वो मौलिक अधिकारों का वायलेशन है, कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसे कानून को न्यायालय के द्वारा रद्द किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 13 में ये स्पष्ट कहा गया है कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकारों को सीमित या समाप्त करता हो, उसे न्यायालय के द्वारा रद्द किया जा सकता है। तो इस तरह से ये
एक बहुत बड़ी रुकावट थी सामाजिक परिवर्तन के रास्ते में। इसलिए ये जो 24th अमेंडमेंट किया गया था संसद के द्वारा, इस संशोधन के द्वारा अब ये व्यवस्था कर दी गई थी कि संसद मौलिक अधिकारों वाले अध्याय समेत संपूर्ण संविधान में संशोधन कर सकती है। इस संशोधन के बाद अब ये व्यवस्था कर दी गई थी कि अगर समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में अगर कोई इस तरह का कदम उठाया जाए जहाँ पे संपत्ति को या प्रॉपर्टी को एक्वायर करना पड़े सरकार को, तो अब उस निर्णय को या ऐसे कानून को अब न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। नेक्स्ट है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25वां संवैधानिक संशोधन। ये संवैधानिक संशोधन 1972 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 में से मुआवजा शब्द को हटा दिया गया था और इसकी जगह धन शब्द अंकित किया गया था। सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अगर किसी की संपत्ति अगर ली जाती है तो उसके बदले में उनको धन जो है वो दिया जाएगा। पहले इसकी जगह मुआवजा शब्द था कि उसके बदले में उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब मुआवजा शब्द को हटाकर जो था वो धन शब्द को जोड़ दिया गया था। इसके अलावा इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल 31C जोड़ा गया था। अब ये आर्टिकल 31 में जो C जोड़ा गया था पार्ट, इस पार्ट में क्या था? इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो आर्टिकल 31B और आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में वर्णित निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाया गया है, उसे इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वह कानून आर्टिकल 14, 19 और 31 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। क्या 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 व्यवस्था की गई है आर्टिकल 31C में कि 39B और 39C में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रखे गए हैं, जो निर्देशक सिद्धांत हैं, अगर उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए सरकारें कोई कानून बनाती हैं तो उन कानूनों को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वो कानून आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लंघन करते हैं। 14 में जानते हैं हम क्या है, कानून के समक्ष समानता। 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं 19 में है। 31 में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए कानूनों को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि वो 14, 19 और 31 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। कहने का मतलब कि इस अमेंडमेंट के द्वारा निर्देशक सिद्धांतों को इम्पोर्टेंस दी गई है, मौलिक अधिकारों से ऊपर रखते हुए उनको काफ़ी महत्व दिया गया है। अब ये देखिए 39B में क्या है, राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि देश के भौतिक संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार का हो जिससे अधिक से अधिक जन कल्याण हो सके। 39C में क्या है, देश का आर्थिक ढांचा इस प्रकार का हो कि धन और उत्पादन के साधन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में इकट्ठे ना हो। तो ये दिशा निर्देश हैं सरकार के लिए। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत किस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की ओर ये कदम है कि अगर हम इन निर्देशक सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हम देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना को कर पाएंगे, जो कि मुख्य उद्देश्य हमारे प्रस्तावना में रखे गए हैं।
तो इस तरह से हमारे कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को लागू करने के लिए बनाए गए कानून न्यायालयों के न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए गए हैं। किस अमेंडमेंट के द्वारा? 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, मतलब उनको न्यायालयों के न्यायिक पुनर्निरीक्षण से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संवैधानिक संशोधन। 1976 में संविधान में 42nd अमेंडमेंट किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 2 शब्द जोड़े गए थे। वो 2 शब्द कौन कौन से थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो ये 2 शब्द 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। तो इन 2 शब्दों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को और स्थिर करने का प्रयास किया गया था, या भारतीय सामाजिक परिवर्तन के उच्च आदर्श इन शब्दों को कहा जा सकता है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में ये व्यवस्था की गई कि निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाया गया कानून इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकारों की अवहेलना करता है। प्रायोरिटी किसको दी गई? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए जो कदम उठाए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, उन कानूनों को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि वह कानून अनुच्छेद 14, 19 और 31 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान में हम जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इंक्लूड किया गया था। 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में शामिल किए गए थे। तो इन मौलिक कर्तव्यों में बहुत सारे मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिनका पालन करने से सामाजिक परिवर्तन का होना स्वाभाविक है, सामाजिक परिवर्तन को सुनिश्चित किया जा सकता है। उन मौलिक कर्तव्यों का पालन करने से समाज में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट वन इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार लगातार सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के रास्ते की रुकावट बना हुआ था। सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए जो कानून लागू किए जाते थे वो कहीं ना कहीं उससे संपत्ति के अधिकार का वायलेशन जो था वो लगातार माना जाता था और बहुत कई तरह की कंट्रोवर्सी जो है वो उससे अक्सर पैदा होती रही। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में से ही हटा दिया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। 1978 में क्या किया संसद ने? संसद ने संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों के अध्याय में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को जो आर्टिकल 31 में दिया गया था उसे मौलिक अधिकारों के अध्याय में से निकाल दिया गया। उसे एक मौलिक अधिकार की बजाय अब उसको क्या बना दिया गया? एक साधारण कानूनी अधिकार जो था वो उसको बना दिया गया। अब संसद जो है वो साधारण कानून में तो आसानी से परिवर्तन कर सकती है। किसी भी साधारण कानून में संसद आसानी से कोई भी परिवर्तन कर सकती है। तो क्योंकि लगातार सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के रास्ते में बाधा पैदा हो रही थी, किसकी वजह से? संपत्ति के अधिकार की वजह से। क्योंकि जब भी हम किसी जन कल्याण के कार्य के लिए किसी की संपत्ति को जब लेना चाहती है सरकार,
तो वो कहीं ना कहीं वो एक मौलिक अधिकारों के वायलेशन का मामला जो बन जाता था और उससे बहुत सारे विवाद जो है वो पैदा हो रहे थे। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अब जो है वो अल्टीमेटली सरकार ने क्या किया कि संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से हटा दिया। यही कारण है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 7 मौलिक अधिकार जो थे वो हमारे संविधान में हमें दिए गए थे, लेकिन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निकाल दिया गया और मौलिक अधिकारों की संख्या कम होकर 6 रह गई थी। नेक्स्ट है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन। संविधान में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था ये किससे रिलेटेड था? ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करना। और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किससे जुड़ा हुआ था? शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना। आज हमारे गांवों में जो ग्रामीण प्रतिनिधि संस्थाएं हैं जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसी तरह से जो हमारे शहरों में जो स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जैसे नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, तो शहरों में ये जो संस्थाएं हैं इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर के ऊपर आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए ये संवैधानिक संशोधन किए गए थे। आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी शक्तियां दी गई हैं पंचायतों को या फिर जो हमारी शहरी स्थानीय संस्थाएं हैं इन संस्थाओं को काफ़ी शक्तियां दी गई हैं। आज काफ़ी हद तक हमारे विकास से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो कार्य इन संस्थाओं के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो आर्थिक विकास की गति को तेज करने का प्रयास किया गया था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ इन संशोधनों के द्वारा बहुत हद तक सामाजिक बदलाव भी लाया गया है, सामाजिक परिवर्तन भी संभव हो पाया है। वो कैसे हो पाया? क्योंकि इन संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए और साथ साथ इन वर्गों की स्त्रियों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन और इसके साथ साथ इन वर्गों की महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया गया, इस आरक्षण से काफ़ी हद तक जो है वो हमें सामाजिक बदलाव देखने को मिला। इन वर्गों के लोगों की भागीदारी जो है वो हमें इन संस्थाओं में देखने को मिली है। तो इस प्रकार से काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए इन संशोधनों के द्वारा सामाजिक आर्थिक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जो था वो उठाया गया था। नेक्स्ट है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 2019 में संविधान में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। ये किससे जुड़ा हुआ था? ये जो संशोधन किया गया संविधान में ये किससे रिलेटेड है? उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन की व्यवस्था इसके माध्यम से की गई है। 10% का आरक्षण किसको दिया गया है? जनरल कास्ट के, जनरल कैटेगरी के जो गरीब लोग हैं, जनरल कैटेगरी में आने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को 10% आरक्षण जो है वो प्रदान किया गया है। ये कैसे संभव हुआ? बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये संशोधन कब हुआ? 2019 में। वर्तमान सरकार ने संविधान को बदला, संविधान में संशोधन किया। इस संशोधन के माध्यम से अब जनरल कैटेगरी के भी उन लोगों को नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं। 10% की ये जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
जो एक सीमा निर्धारित की गई थी 50% की, उससे ये अलग है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था 1992 में कि आरक्षण किसी भी हालत में 50% से अधिक नहीं हो सकता है, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। तो संविधान में बदलाव करके, संविधान में संशोधन करके अब ये 10% का जो आरक्षण दिया गया है, ये उस 50% की सीमा से भिन्न है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि जो उच्च जातियों के लोग हैं, उन जातियों में भी जो लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए ये निर्णय जो है वो सरकार ने लिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अब तक लगभग जो है वो 104 संवैधानिक संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। 1950 से लेकर अब तक 100 से ज़्यादा संवैधानिक संशोधन होना ये दिखाता है कि कैसे लगातार अपनी ज़रूरतों के अनुसार, समय में हो रहे बदलाव के अनुसार, बदलती परिस्थितियों के अनुसार कैसे संविधान में भी लगातार बदलाव होते रहे हैं। संविधान के लागू होने के पश्चात संविधान में बहुत सारी चेंजेस जो है वो की गई हैं। संविधान कैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को लाने में मददगार रहा है, क्योंकि संविधान में ये उद्देश्य निर्धारित किया गया था, लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करना, आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए प्रयास करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगातार जो है वो संविधान में बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों के माध्यम से काफ़ी हद तक सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की दिशा में कदम उठाए गए हैं और उनमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। तो आज का ये जो विषय यही था कि कैसे संविधान के लागू होने के पश्चात संविधान में लगातार परिवर्तन किए जाते रहे हैं और इन परिवर्तनों के माध्यम से किस प्रकार का सामाजिक बदलाव हमें देखने को मिला, सामाजिक परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन जो है वो हमें देखने को मिला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।